Welcome to Science Unblocked. This is one of its kind podcast that will be discussing scientific research in India. Our guests today are Dr. Gaurav and Sandeep from Blockchain for Impact. Sandeep needs no introduction. He is a very prominent tech and crypto entrepreneur from India. Dr. Gaurav has done remarkable work in the field of medicine. Thank you so much for coming over. Thank you so much for having us. संदीप, आपका एक बहुत ही एक मतलब etched in history kind of a tweet है. I can't take this sitting down anymore. You sent out this tweet at the time of peak of COVID wave. और वहां से फिर आपने एक revolution जो blockchain for impact है वो शुरू करा. उसमें ऐसा हुआ था कि ना मेरे को खुद कोविड था और मेरी पूरी फैमिली में कोविड हो रखा था. सो दिस वाज अ टाइम, जैसे होता है ना कि और एनी प्रॉब्लम यू हैव टू काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, लाइक यू नो द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. एक्चुअली देयर इज अ थर्ड रिस्पॉन्स, तो फ्रीज रिस्पॉन्स. एंड देन एट दैट पॉइंट इन टाइम फर्स्ट यू नो लाइक इनिशियली एवरीवन वाज लाइक फ्लाइट रिस्पॉन्स कि भाई यार दूर अपने घर के अंदर रहो, इससे लड़ो मत, इस चीज से अवॉइड इटसेल्फ. Then I went into the freeze mode also, right? कि भाई क्या करें, तो भाई घर में this thing has got into the house. But then उसके बाद you know my fight response activated and I said कि screw this virus, ये अपने घर में तो ठीक करेंगे और पूरी इंडिया को हेल्प करेंगे इसमें. तो then I just put up like blockchain में ये जो जैसे बैंक अकाउंट बनाने में आपको मतलब 6 महीने लगते हैं और 2-3 महीने लगते हैं बनाने में, और ये सब चीजें ब्लॉकचेन पे आप एक यू कैन क्रिएट अ एड्रेस like a multi-sig address which is very safe. And I broadcasted, I said this tweet, और इंडिया में क्रिप्टो is antagonized, like you know now US में इतना पॉपुलर है, सब कुछ ट्रम्प एंडोर्स कर रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, बट इंडिया में क्रिप्टो हैज बीन जनरली डेमोनाइज्ड. तो बिकॉज आई हैव अ रेपुटेशन ग्लोबली बीइंग अ यू नो को-फाउंडर ऑफ वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स, आई सेड कि भाई ये मैंने मल्टी-सिग वॉलेट बनाया है, you donate here, I will make sure that it transparently goes into India. It is used for this mandate in India. उस टाइम पे आप सोचो हमने ये ट्वीट कर दिया, अब ये ट्वीट इतना बड़ा हो गया, ना मेरे पास कोई बैटरी, ना मेरे पास वर्कफोर्स, ना ही मेरे पास इंडिया में क्रिप्टो इज डेमोनाइज्ड, so I can't give crypto to India. I have to find a channel कि ये बैंक में जाए, वहां से वहां आए, और फिर इंडिया में बैंक से बैंक ट्रांसफर हो, इंडिया को क्रिप्टो टच ही ना करे. तो इसके लिए फिर लेकिन हुआ क्या कि सपोर्ट स्टार्टेड आउटपोरिंग, मतलब आई क्रिएटेड अ डिस्कॉर्ड चैनल, वहां से कुछ अच्छे यंगस्टर्स मिले मुझे. कुवैती गवर्नमेंट वेरी काइंड कि उन्होंने हमें 10,000 सिलेंडर अराउंड डोनेट किए थे. उन्होंने इंडियन नेवी से कोऑर्डिनेट किया, तो वो शिप में वो लोड करके इंडियन नेवी लेके आई. तो बड़ा कुछ काम हुआ, और प्योरली वॉलंटरी लेवल पे. यू नो लाइक 2021 में तो पॉलीगॉन वाज अ ग्लोबल जगरनॉट, राइट? तो उसको भी, उसमें भी दिन में 10-12-15 घंटे काम है, फिर ये भी करना है. तो इफ आई डिड नॉट हैव हैड दोज वॉलंटियर्स वुडंट हैव बीन पॉसिबल. And that's when I requested Dr. Gaurav also कि आप भी इसमें जुड़ो, एटलीस्ट मुझे मेडिकल लेवल पे मुझे गारंटी होगी यार, मैं यू नो बिकॉज आई नो हिज एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दैट, राइट? सो कि कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा मुझे. वी वेंट विद यूनिसेफ एंड वी सोर्स्ड 116 मिलियन सिरिंजेस, 16 करोड़. वाओ. 160 मिलियन, 16 करोड़ सिरिंजेस हमने करी है. तो आप ये सोचो कि अगर पहली ड्राइव में इंडिया में 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, तो 1 out of 3 Indian, at least 1 out of 3 Indians is vaccinated because of the efforts donated by BFI. ये कोई नहीं जानता इंडिया में. अपस्ट्रीम मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें, जैसे हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था वो इंडिया में डिटेक्ट हमारी उसकी वजह से होता है, जो हमने लाइफ स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज, जो कि क्योंकि दुनिया में क्या है कि ना अराउंड 5% की एवरेज रहती है, वो सैंपल करते हैं आपके सीवेजेस में कि कौन सा नया वायरस आ रहा है. तो इंडिया में वो 0.1% से भी कम थी. तो हमने, मेरे ख्याल से उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर है, 16% ऑफ ऑल दी सैम्पलिंग ऑफ यू नो दिस जीनोमिक सैम्पलिंग ऑफ दिस थिंग वाज हैपेंड ड्यू टू आवर फंडिंग. तो जो स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज है, जो मेरे ख्याल से अभी रिलायंस ने एक्वायर कर लिया उनको, उससे पहले जब वो इंडिपेंडेंट कंपनी थे, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब 16% ऑफ इंडिया का पूरा जो सैम्पलिंग थी दे यूज्ड टू डू. एंड ओमिक्रॉन इंडिया में जब हिट कर गया था, तो they were the ones who broke this news कि भाई this new virus has been come. So we realized कि यार अपस्ट्रीम जाने, क्योंकि ओमिक्रॉन हमने बड़े जल्दी कंट्रोल कर लिया, ओमिक्रॉन इंडिया में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया. तो we realized कि यार we have to go upstream. अपस्ट्रीम मीन्स हायर लेवल पे हम रिसर्च में जाए, जहाँ पे इंडिया का, अगर हमें बायोमेडिकल या इंडिया का जो बायोमेडिकल से भी ऊपर मैं कहूँगा कि अभी हमारा जो स्टांस इस तरफ जा रहा है कि इंडिया में हम कैसे रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्रमोट करें, इंडिया के डीएनए में लेके आए. हम ज्यादातर सर्विसेज इंडस्ट्री बन गए, ठीक? मतलब वी हैव अ नेचुरल एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरियल माइंड, दैट्स व्हाई इंडिया के स्टार्टअप इतना अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप हैं, बाहर जाके भी करते हैं, बट अगर आप अभी भी आज इंडिया की टॉप ब्रांडिंग देखोगे ग्लोबली, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे कोई ग्लोबल ब्रांड बने हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी ब्रांडिंग क्या है कि हम तो सीईओ हैं दूसरी कंपनी के, एग्जैक्टली, बट एंड में है तो हम सीईओ ना, काम तो किसी और के लिए कर रहे हैं ना। तो वो हाउ डू वी मेक श्योर दैट वो कंपनियां इंडिया में बने, इंडिया से बने और इंडिया में बाहर जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी बन रही हैं, बट हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा? तो इस वजह से हमने ये सोचा कि हम कैसे इंडिया में ये रिसर्च का कल्चर लेके आ पाए। और मैं जैसे मेरी एक एआई कंपनी में रिसेंटली 2024 में ही स्टार्ट करी है, तो उसमें मेरे जो को फाउंडर हैं 2 प्रोफेसर थे, एक आईएससी के प्रोफेसर है, एक प्रिंसटन के प्रोफेसर है। और मैंने जो ज़ील देखा है ना कि कुछ नया इनोवेट करने का, उसके वेंचर्स बनाने का, और एक नहीं मल्टीपल प्रोफेसर, जो परसेंटेज है ना वहाँ पे जो प्रोफेसर्स ऐसा कर रहे हैं, कुछ कटिंग एज रिसर्च करके उससे कुछ बिजनेस बनाया जा सके, और जो साइंस एंड रिसर्च का जो एक्चुअल अप्लाइड वर्ल्ड में लेके आना, उस चीज को अप्लाइड साइंसेज में लेके आना, पहले रिसर्च किया, उसको अप्लाइड साइंस में लेके उससे वेंचर बनाया। ये बड़ा उनका फंडा क्लियर है कि भाई अगर आपको इम्पैक्ट लार्ज स्केल में लाना है ना, तो वो कमर्शियल आउटकम से ही आएगा। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं आपने रिसर्च का पेपर निकाल दिया, पेटेंट कर दिया, उससे कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। इम्पैक्ट तब आएगा जब आप उसको डाउनस्ट्रीम लेके जा पाओगे, तो पर पहले अपस्ट्रीम अपने यहाँ होना चाहिए। तो हमारा अभी जो माइंडसेट है वो ये है कि हम इंडिया में, मतलब ये थॉट प्रोसेस है, उसके लिए काफी सारे एंगल्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम इंडिया में, उससे तो हम उसको इस डायरेक्शन में जाते हैं, नॉट ओनली बायोमेडिकल रिसर्च बट जनरली, कि हम क्या प्रोफेसर्स को क्या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में पीएचडी करें। जैसे अभी इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस के, अभी मैं कल परसों में पढ़ रहा था कि जो एमटेक की सीट्स है ना, इवन आईआईटीज में भी अच्छा खासा नंबर, मेरे ख्याल से 40-50% खाली चली जा रही है कई आईआईटीज में। टॉप आईआईटीज में भर्ती होंगी, बाकी कई जगह वो खाली है। दूसरा, मेरी खुद की वाइफ जो है वो गेट में 218 रैंक था, शी डिड नॉट डू एमटेक बट शी जॉइन नीति मुंबई, जो भी आया मुंबई बन गया, मैनेजमेंट में चले गए। तो एक तो वो पार्ट है कि भाई, और जो पीएचडी वाले लोग हैं, जो आईआईटी के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, वो पीएचडी करने सब बाहर जाते हैं। और आप वैसे देखो अगर कि फंडामेंटली क्या होता है, और भी बहुत रीजन है, पर एक प्रैक्टिकल रीजन, आप आईआईटी से निकल रहे हो, आप 21 साल के हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स की जॉब लग रही है, कई लोगों की बाहर जॉब लग रही है 1 करोड़ रुपए पैकेज, जिनकी इंडिया में लग रही है 25-30-40 लाख रुपए पैकेज, राइट। आपको पीएचडी करने का स्टाइपेंड मिल रहा है 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, मे भी कुछ जगह थोड़ा एक्स्ट्रा हो। तो उस स्टेज में आप देखो 21, आप भले ही वो आईआईटी का इंजीनियर है जो भी है, बट वो या एमटेक है, 22-23 साल का बच्चा है, उसके आसपास के लोग सब ग्लैमर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको मिल रहे हैं 40,000 रुपए, जहां पे अगर मुंबई में रह रहे हो सर्वाइव करना मुश्किल है मेरे ख्याल से, अगर आप एक स्टैंडर्ड लिविंग चाहते हो। तो वो क्यों करेगा यहाँ पे? एक ये प्रॉब्लम बड़ी स्टेटमेंट है जिसको अपन फिक्स करना चाहते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो एक्सेप्शनल प्रोफेसर हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे प्रोफेसर हैं वो कहीं ना कहीं एक अपने ग्रोव में है अभी, कि यार मैं तो चिल कर रहा हूँ अभी ना, मतलब चिल एज इन कि जो हमारे टीचिंग लाइफ है, मैं ऑनेस्टली, मतलब, एंड नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनी टीचर एंड प्रोफेसर्स इन इंडिया विद फोल्डेड हैंड्स, मतलब हमारे टीचर्स ना होते तो हम यहाँ नहीं होते। लेकिन अगर आप देखोगे, और आप हर बंदा जो सुन रहा है वो रिलेट कर पाएगा, किसी ना किसी ने बचपन में तुम्हें कहा होगा यार ये कर ले, ये कर ले, वहां से टीचर बन जाइए, वहां से आराम की जिंदगी होती है। टीचर, हमारे यहाँ टीचिंग, बहुत सारे लोग टीचिंग लाइन में आते हैं, आराम की जिंदगी है कि 2 महीने की छुट्टी, किस बिजनेस, कौन से दूसरे प्रोफेशन में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, कि विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, ये वो, ऐसा वैसा। वो मुझे लगता है कि ना, वो एक कल्चर जो है हमारा, उसको अपने को बढ़ावा देना है। हमारे इतने ब्रिलियंट प्रोफेसर हैं, वो एक बार जाते हैं और एक बार वो एक स्ट्रीम में घुस गए और लाइफ ईज आउट हो गई, तो कोई ऑब्जेक्टिव बड़ा नहीं रहा, या क्या होता है पता नहीं। मतलब दिस इज द प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व। यार जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस के टॉप प्रोफेसर जो है ना, वो जिसे अब दिल्ली की लैंग्वेज में बोलते हैं मचाने के लिए सोचे, वो बहुत सारे करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट डूइंग, उसमें से बहुत सारे करते हैं, बहुत टॉप नॉच रिसर्चर। और ये आप इसके I'll have to give it to you, आप सबसे ज्यादा वोकल इस बारे में रहे हो कि यूएस में अगर हम कोई भी सक्सेसफुल स्टार्टअप देखें, वो कहीं ना कहीं वीसी ने प्रोफेसर को फंड करा होगा, या प्रोफेसर ने खुद अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट को फंड करा होगा, एंड टुगेदर दे केम अप विद समथिंग दैट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्लोबल। तो मेरा एक आइडिया यही है कि मैं, हो सकता है कि बीएफआई से हम एक प्रोफेसर वीसी, मतलब कुछ नाम ढूंढने का इसका, बट वैसा कि भाई जो प्रोफेसर्स के लिए वीसी फंड है, कि अगर आप इंडिया में प्रोफेसर हो, आपके साथ आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब पूरा एक हमें उसका सिस्टम रखना है कि या तो प्रोफेसर उसको अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करें या वो करें, बट प्रोफेसर इज इन्वॉल्व इन दैट, और उनको हम एक रिस्क
ऑलमोस्ट लाइक रिस्क फ्री कैपिटल प्रोवाइड कर पाए, अदरवाइज आपको VC। अभी मैंने काफी पढ़ा, काफी न्यूज़पेपर्स में आया ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट का एसोसिएशन काफी लीडिंग इंस्टीट्यूट से भी हुआ, तो वो एसोसिएशन क्या था, उसकी क्या जर्नी रही, क्या प्रोग्रेस है? स्टार्टिंग में जब हमने रिलीफ वर्क किया था तो हमने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कंसनट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करे। हमने बहुत सारे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स भी बनवाए, ICUs में भी पैसा डोनेट किया। बहुत जगह पे तो हमने जहाँ पे सोलर पावर नहीं थी वहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगवाए नॉर्थ ईस्ट में। एंड एट दैट टाइम हमने रियलाइज़ किया कि एक टाइम के बाद रिलीफ वाज नॉट नेसेसरी। हमें कुछ ऐसी चीज़ में आगे बढ़ना था जिससे हम आने वाले फ्यूचर पेंडेमिक्स को प्रिवेंट कर सकें या टाइम पे आइडेंटिफाई करके उनको टैकल कर सकें। तो उसमें एक ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो हमें लगा बेस्ट रहेगा कि हम रिसर्च में अपने आप को फंडिंग दें। जो रिसर्च हमारे आगे आने वाले जो भी पेंडेमिक्स होंगे उसके लिए वो पहले से ही हमें प्रिपेयर करके रखेगी और इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाएगी बायोमेडिकल रिसर्च में। तो जो रिसर्च हम फंड करते हैं उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट्स अपस्ट्रीम, इट्स डीप टेक, इट्स ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब अगर आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं और लैब में कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप किस तरह से ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने एटॉमिक फ्यूजन डिस्कवर किया, ना उस एटॉमिक फ्यूजन को न्यूक्लियर रिएक्टर में कन्वर्ट करके किस तरह से हम ह्यूमैनिटी को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। डीप टेक? Deep tech means something that involves the deep knowledge of science and innovation. Okay. And upstream? Upstream means the work that you are doing involves the science that starts with the zero of the experiment. कुछ तरह की रिसर्च होती है जो आप पुरानी रिसर्च को लेके आगे बढ़ते हैं और कुछ तरह की रिसर्च होती है जो आप नए सिरे से चालू करते हैं और उसमें आपको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलते हैं अगर वो पॉसिबल हो जाए। नहीं मतलब अपस्ट्रीम आपकी ऐसे भी हो गई कि जैसे एक टाइप की रिसर्च हो गई कि यार कार है ना, और कार में आपने कुछ नई फीचर्स ऐड कर लिया, आपने स्पीकर लगा दिए, ये एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, राइट। पर जिसने फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन बनाया होगा, आप सोचो कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। नीचे सब फोर्ड वोर्ड सबने कार्स बना दी और सब कुछ कर दिया, पर द गाय हु क्रिएटेड द फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन या जिसने स्टीम इंजन बनाया, तो उनका जो इम्पैक्ट है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम रिसर्च। कि भाई अगर हम मान लो जीनोमिक्स में हम कुछ काम करना चाहते हैं तो अपस्ट्रीम लेवल पे हम ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पे कि हम ये सैम्पलिंग जो है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, न्यू वायरसेस आर कमिंग इनटू दिस, वो इजी हो जाए, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए कि इंडिया में मास स्केल पे होने लगे वो, और ऐसा कुछ अराइव करता है अगर पेंडेमिक जैसा तो हमें पहले से ही पता हो, राइट। इस टाइप की चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। या डाउन स्ट्रीम चीज़ ये हो गई कि भाई जब कोविड का टाइम था तो इंडिया में प्रोटोकॉल्स भी बड़ा, क्योंकि इट्स हार्ड टू कोऑर्डिनेट, राइट, कि इतने सारी गवर्नमेंट बॉडीज है, डॉक्टर्स बॉडीज एंड ऑल दैट, और वो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक पेशेंट जब आ रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर तो व्हाट आर द स्टेप 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा था इनिशियली कि हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा था। बट मैं एक्चुअली में 2020 में कौन सा टाइम होगा, मतलब 2020 एंड के टाइम पे मैं यूएस में था, मेरे को न्यूयॉर्क में कुछ डॉक्टर्स से मिला था, तो उनके यहाँ पे ऑलरेडी बॉडीज थी जो इंडिया में भी हैं, बट उनके यहाँ बहुत ही वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स थे पूरे, कि एक बॉडी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया या 2-4 बॉडी ने टुगेदर आके गवर्नमेंट ने कर दिया, ये प्रोटोकॉल है गोइंग फॉरवर्ड। तो इंडिया में भी डेफिनेटली वैसा होगा, लेकिन वो कौन सी बॉडीज है जो इस टाइप के फ्यूचर पेंडेमिक्स जो हैं उनके लिए उनमें गवर्नमेंट की हेल्प कर पाए वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने में, सब लोगों को कोऑर्डिनेट करके। तो आपने जो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस की जो कोऑर्डिनेशन की बात बोली है ना, हमने क्या किया है अभी कि हमारा प्रोग्राम है बायोम प्रोग्राम, विच इज काइंड ऑफ अ वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो अगर पेंडेमिक जैसा कुछ होता है ना, तो वी हैव द बेस्ट कैपेबिलिटी टू ब्रिंग ऑल द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑन वन सिंगल पोर्टल, ऑन वन सिंगल जूम कॉल, या उनको कॉल करके हम एक जगह पे मीटिंग में बुला सकते हैं जहां पे सारे लोग आपस में डिस्कशन करके, मंत्रणा करके गवर्नमेंट के लिए एक वो बना पाए, उसको हम प्रेजेंट कर पाए कि दिस इज द कंसोलिडेटेड नॉलेज ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स। दैट्स द गोल ऑफ इट। It's instead of creating our own institute, it's a virtual institute, Okay. which comprises of all the top intellectuals and researchers and knowledge workers in India. और किस तरीके के रिसर्चर इसका पार्ट है डॉक्टर गौरव? तो जब हमने बायोमेडिकल रिसर्च पे अपना फोकस किया तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से की प्लेयर्स हैं इस एरिया में। तो अगर आप की प्लेयर्स की बात करें इंडिया में तो एक है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जिसको हम एकेडमिया कहते हैं, द अदर वन इज द इंडस्ट्री, द थर्ड वन इज इफ यू कैन इंक्लूड इज द स्टार्टअप्स, और फोर्थ वन है मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स जो थ्रू आउट इंडिया है जिनके पास बहुत सारा क्लिनिकल डेटा है और उनमें से कुछ लोग अच्छी रिसर्च
करते नहीं। अब प्रॉब्लम क्या थी जो हमें समझ में आया कि ये चारों सेक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते और आपस में भी बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन रहता है। So with this concept कि how to promote interdisciplinary research, how to make them talk to each other, how to bring them on a common platform, we started this program called BFI BIOM program. आज की डेट में इस BFI BIOM प्रोग्राम के साथ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, जिसमें से IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड IASC, बिट्स पिलानी, CCMB, CDRI लखनऊ जैसे देश के सब नामी गिरामी संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इंक्यूबेटर्स जहाँ पे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप मिलती है, जिसमें वेंचर सेंटर है, सी कैंप है, SIIC IIT कानपुर है, ऐसे बड़े बड़े हमारे जो आपके इंक्यूबेटर्स है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे फंडिंग ले रहे हैं। और अब हमने जो नया सेगमेंट चालू किया है वो मेडिकल कॉलेजेस पे फोकस है। उस मेडिकल कॉलेजेस में एम्स है, जिसके लिए हमने पहला प्रोग्राम निकाला, और अभी हमने रिसेंट अपने प्रोग्राम निकाला है समर्थ नाम से, जिसमें बाकी सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये विजन है कि कैसे सारे स्टेक होल्डर्स को जो कि एक पेंडेमिक में काम कर रहे थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनसे जो रिसर्च कराई जाए वो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च हो। हम प्रोजेक्ट्स प्रेफर भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप हमसे कहते हो कि एम्स इज कोलैबोरेटिंग विद IIT दिल्ली फॉर अ प्रोजेक्ट, वी प्रेफर दैट प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ अ सॉलिटरी प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमने एक चीज और उसमें मेंशन कर रखी है कि वी विल सपोर्ट रिस्क फंडिंग। रिस्क फंडिंग मीन्स आपको कहीं प्रोफेसर हैं या फिर आप कोई स्टार्टअप है और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें सक्सेस के चांसेस कम हैं, बट अगर सक्सेस मिलती है तो इट इज़ डिसरप्टिव, मतलब वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देगी। ऐसी फंडिंग्स को देने के लिए गवर्नमेंट के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एरियाज में रिस्क फंडिंग को लेके हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों को रिस्क फंडिंग प्रमोट कर रहे हैं। और पर इंस्टीट्यूट जो हमने दिया है अब तक $1 मिलियन का प्रॉमिस दिया है, जिसमें से फर्स्ट ट्रांचेस जा चुका है। हमारे साथ एक चीज और अच्छी है कि हम जो ट्रांच होता है वो अपफ्रंट देते हैं। इंडिया में रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम ये आती है कि आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, नाउ यू आर वेटिंग कि कब ट्रांच निकलेगा, कब पैसा मिलेगा। हम पहले पैसा देते हैं, बाद में वो रिसर्च अपनी स्टार्ट करते हैं। मतलब वी वांट टू लाइक माय विजन टू फॉर ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट इज दैट इट शुड रन एज अ नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और वो 6 महीने आपका प्रपोजल लिखने में लगे और ये हुआ वो हुआ। यहाँ पे अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपने यू हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड ऑल दैट एंड यू हैव अ आइडिया, जहाँ पे जैसे डॉक्टर गौरव कह रहे हैं कि रिस्क फंडिंग, तो आप एक हफ्ते में अपना प्रपोजल सबमिट करते हो, नेक्स्ट हफ्ते में आपको कई बार ग्रांट इशू हो जाती है, अपफ्रंट ग्रांट, बिकॉज वी डोंट वांट टू बेबी सिट इंडिया ऑफ रिसर्च, वी वांट टू रिस्पेक्ट देम कि यार अगर कोई बंदा IIT IIM में पहुंचा हुआ है, कोई एम्स में पहुंचा हुआ है, तो ही हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्निटी एंड एथिक्स इन हिम ऑलरेडी। और अगर उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली वी हैव माइलस्टोन्स एंड ऑल दैट, दे हैव टू सबमिट कि क्या हुआ कैसे हुआ 6 महीने के बाद, और उनको पैसा सारा अपफ्रंट ग्रांट हो जाता है। उनको ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीजें हमने बिल्कुल उसमें। तो कैसे अप्लाई करते हैं ग्रांट के लिए? हम लोग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स निकालते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूट अप्लाई कर सकता है। उसको एक सेट कंडीशंस फिक्स अपनी मेंशन करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट मेंशन करना पड़ता है, एंड देन दे कैन अप्लाई। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हम जो फंडिंग करते हैं वो प्योरली डोनेशन होता है, उसमें हम IP बिल्कुल भी नहीं लेते अपने पास, और ना ही रॉयल्टी लेते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी वो रिसर्च कर रहा है वो उसको ओपन सोर्स रखे। कई बार वो नहीं हो पाता पॉसिबल, बट हमारे कोशिश ये रहती है कि कोई अगर रिसर्च कर रहा है तो वो उसको ओपन सोर्स करें, ताकि उस रिसर्च को यूज करके कोई और भी उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बना सके, सब बना सके। बट इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन केस बाय केस बेसिस, बट दैट्स ओपन सोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया फॉर अस। हमारे पूरे रिसर्च में एक टर्म बहुत फोकस रहता है, वो ट्रांसलेशनल। हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं जो पब्लिक गुड के काम में आए, जो लैब से निकल के आम जनता की मदद कर पाए। तो ट्रांसलेशन इज द बेसिस फॉर वॉट एवर वी फंड। आपने फंड रेज करा, आप रिसर्च फंड कर रहे हो, जो ट्रांसलेशनल प्रोडक्ट आएगा उसमें आपका कोई स्टेक नहीं है, इट इज ऑल फिलैंथ्रोपी। क्यों कर रहे हो आप ये? यार ये पहली बात तो ये पब्लिक का डोनेटेड पैसा है, ये कोई मेरा अपना पैसा नहीं है, पब्लिक ने डोनेट किया है। एंड सेकंड चीज ये है कि यार जब हम ये रिसर्च को अगर हम बार बार फॉर प्रॉफिट एंगल से करेंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट उतनी आगे तक जा भी नहीं पाएगा हमारे हिसाब से। फॉर प्रॉफिट डेफिनेटली लाइक वी हैव अ प्लान किया, देयर शुड बी समथिंग दैट नॉट फॉर द इनिशियल MVP स्टेज बट फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट ऑल्सो इज नॉन प्रॉफिट। लाइक यू नो इस नॉन प्रॉफिट के अंदर वी कैन हैव अ VC फंड which generates the capital, but that capital again flows back into this, that we might do in future, right? But right now the focus is ki just incubate and grow this research culture in India. Yeah, how do we solve this problem? This is like the single-headed
single minded problem that we want to solve in India. And right now we don't want to put, because अगर हम मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, तो 20 चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, लीगल वर्क, ये साफ सेफ, ये वो बहुत सारे पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है उसमें. राइट नाउ जैसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी डॉक्टर गौरव ने बोला, पर अदर अप्रोचेस की जो हमने जितने भी इंस्टीट्यूट के साथ हमने साइन अप किया हुआ है, उनके प्रोफेसर हमारे साथ इन्वॉल्व है. आप डायरेक्टली भी उन प्रोफेसर के पास जाके और वो बोल सकते हैं कि यार ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेरा एक स्टूडेंट कर रहा है एंड मे बी वी शुड बी फंडिंग. सो बहुत लेवल ऑफ ऑटोनॉमी भी हमने लोगों को दी है. बहुत सारे प्रोफेसर को, इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी है इसके लिए कि वो रिसर्च करें और उसको ट्रांसलेट करें और उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाएं. नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बहुत ही एक रिमार्केबल कॉन्वर्सेशन है और ये स्टोरी है कि आपने फंड रेज करा, आपने एक फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन सेट करा, ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट, जो रिसर्च को फंड कर रहा है, जिसके अंदर जो रिसर्च होगी उसका फाइनल प्रोडक्ट ओपन सोर्स होगा. वो रिसर्च इज अवेलेबल टू एवरीवन और उसमें पॉलीगॉन या संदीप नेरवाल या ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट डॉक्टर गौरव का कोई स्टेक नहीं है. दिस इज रिमार्केबल. तो कैसे आया ये इस फिलैंथ्रोपी का आइडिया, कैसे आया, वाज इट इनहेरेंट आप दोनों के? The thing is also that I work in the open source industry. Like blockchain actually is the first industry which actually allowed open source to go really, really mainstream and allow capital to come into the open stream. So open source work. And I have seen that impact. आप Elon Musk को भी देखो. Elon Musk also, most of his the research that they do, design and all that, they make it open source. Because, and मैं एक बहुत छोटा example for science, like OpenAI was very ahead in AI, right? And then Facebook was coming from behind. Facebook was much behind in AI. But what they did is, instead of fighting OpenAI on the research, what they did, they open sourced their Llama model. Suddenly, in 3 months, the whole world came together, started building stuff on top of Llama, and then suddenly the gap between OpenAI and Meta, like Facebook, closed a lot. वो बहुत काफी हद तक उसके बराबर है क्योंकि कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर रही है. तो एक बड़ा सिस्टम ये है कि इंडिया में अगर कोई रिसर्च हो रही है और वो ओपन सोर्स है और कोई रिसर्च वाकई में इतनी अच्छी जिसमें कि, और हमें इंडिया में शायद उतना समझ नहीं आता हो, पर ग्लोबली यही कल्चर है कि आप, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग इन ओपन. आप कुछ बिल्ड करते हो, आप ओपन सोर्स करते हो, सोशली पीपल नो कि यू आर द एक्चुअल इन्वेंटर, और उसमें लोग आके उसमें अपने एड ऑन्स, अपने सजेशंस वो देते हैं. यू गेट मोर आई बॉल्स टू सी दैट थिंग, एंड दैट थिंग has more chance to become actually mainstream and become successful. So open source actually is, if you see today globally, it is accepted that open source is a better business model than hiding the IP. Okay. Right? So that's what we want to promote in India also. And then open source से ना ये serendipity also, happens. आप एक रिसर्चर हो, आपने कोई रिसर्च किया, आपने ओपन सोर्स किया, फिर कुछ लोग उसमें कंट्रीब्यूट करने लगे, कुछ लोग उसके बारे में ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आपको वहीं से दिखा यार ये बंदा रिसर्चर जो ये भी इसमें उतना ही नॉलेज रखता है, तो वहां से आपके को फंड. मैं पॉलीगॉन में, मेरे को फाउंडर, आई डिडंट नो देम फ्रॉम अर्ली एज, राइट? वो मुझे ऐसे ही ऑनलाइन पोर्टल में मिले और जहाँ पे पता लगा कि हाँ यार वी हैव अ सिमिलर थॉट प्रोसेस, वहां से मिला. देयर आर काउंटलेस स्टोरीज इन ओपन सोर्स लाइक दिस. तो दिस शुड कम इनटू द फंडामेंटल रिसर्च आल्सो. जो आजकल जो स्टार्टअप्स इंडिया में चल रहे हैं, डेटा कहता है कि 90% बंद हो जाते हैं कुछ समय के बाद. तो हमारे सर्किल में एक वर्ड बहुत पॉपुलर है जिसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोटोटाइप्स. कि बच्चे ने आइडिएशन में स्टेज में काम किया, कुछ प्रोटोटाइप बनाया, अब वो उसको आगे ही नहीं ले जा पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईपी इश्यूज, दे रॉयल्टीज इश्यूज को लेके. अगर आप आईपी और रॉयल्टी के क्लॉजेस हटाओगे तो वो भी खुल के उस काम को कर सकेगा, उसको आगे ले जाने में उसको हेल्प मिलेगी. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टअप्स के साथ कि अब ठीक है प्रोटोटाइप तो बना लिया, अब उसको हम मार्केट तक कैसे ले जाएं. तो उसकी पैकिंग है, उसको शेल्फ तक पहुंचाना है शॉप की, वो उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है. और जब वो फंडिंग चाहिए होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए कुछ आईपी क्लॉजेस होते हैं, कुछ रॉयल्टी होती है. तो आप देखोगे कि कुछ लोग प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी एमएनसी को सेल कर देते हैं. तो जो पैसा देश में आना चाहिए था, वो यूनिकॉर्न बनना चाहिए था उस प्रोडक्ट को, वो ये एमएनसी के पास चला गया और एमएनसी उससे फायदा उठा रहा है. ये जो आपका रॉयल्टी क्लॉजेस और आईपी क्लॉजेस है, हमें हमारी रिसर्च को हिंडर कर रही है, बढ़ावा नहीं दे रही. हमारा पूरा काम ही है रिसर्च को बढ़ावा देना. सिंपल बात है, इस टाइम इंडिया नीड्स दैट रिसर्च कम्युनिटी. क्लोज सोर्स करके अपने घर में रख के कुछ नहीं होगा. आप बाहर लेके जाओगे, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे एंड यू कैन बिल्ड. और अगर आपने कोई चीज बनाई है, वो ओपन सोर्स है, कोई दूसरा बंदा आके उसमें एड ऑन करके वो खुद बना गया और उसकी कंपनी मुझसे बड़ी हो गई, तो यार ही डिजर्व्स टू विन एनीवेज. मैं उसको वैसे भी नहीं लेता, राइट? बट एनीवेज द अदर पार्ट इज दैट
रिसर्च में भी आप बहुत सारी चीजें होती हैं, आप रिसर्च में डिजाइन अपने ओपन सोर्स कर सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग यू माइट बी डूइंग योर ओन, लाइक यू आर नॉट लाइक पुटिंग आउट योर होल बिल ऑफ मटेरियल्स एंड ऑल दैट, तुम एग्जैक्टली कहाँ से बना रहे हो, किससे बना रहे हो. द रियल लाइक आइडियाज आर वर्थ द टाइम, like right, the real success lies in the execution. तो ओपन सोर्स में आपको एक्चुअली बेनिफिट ही होता है, लोग आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, यू आर एबल टू एग्जीक्यूट इट इवन बेटर. कितनी बड़ी कम्युनिटी है अभी ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट? कितने लोग हैं, कितने एनजीओस काम कर रहे हैं, कितने रिसर्चर्स काम कर रहे हैं? एज अ टीम वी आर वेरी मॉडेस्ट. हम 15-20 लोगों की टीम ही है जो पूरे वर्क को देखती है. जो हमारे 6 इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हर प्रोजेक्ट में अलग अलग साइंटिस्ट जो जुड़े हुए हैं. इंक्यूबेटर्स में जो स्टार्टअप सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा. ओवरऑल मैं कहूँ आज की डेट में तो हम एटलीस्ट 100 रिसर्चर्स को थ्रू आउट इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं. ओके. और आने वाले टाइम में जो हमारा प्लान है जिसमें हम 2000 करोड़ रुपए इंडिया की रिसर्च में फंड करने जा रहे हैं, तो वी थिंक कि वी विल बी रीचिंग अ स्टेज जहाँ पे हम एक साथ 500 प्रोजेक्ट्स चला रहे होंगे इंडिया में एट डिफरेंट स्टेजेस. करेक्ट. और उनकी स्टेप बाय स्टेप फंक्शन ऑल्सो कि भाई आपको एक रिसर्च ग्रांट मिली जो कि 10-20-50 लाख रुपए की ग्रांट है, आपने अपना MVP बनाया, रिसर्च किया, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाया, अगर वो अच्छा जा रहा है तो देन आपको नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक छोटी मोटी VC फंडिंग मिली. इवेंचुअली वी विल क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क ऑफ VC फंड्स ऑल्सो, कि जो लोगों का ये ट्रांसलेशनल रिसर्च अच्छा कर रहा है उनको फर्दर फंडिंग में हेल्प मिल पाए, एटलीस्ट कनेक्शन मिल पाए, राइट. क्योंकि VC फंडिंग में इंडिया में मिलना, अभी VC फंडिंग एनवायरनमेंट इंडिया में उतना अच्छा है नहीं. इट्स वेरी हार्ड. लाइक आपके पास IIT IIM का टैग है, आपके कनेक्शन है, तभी आप वहाँ जा सकते हो, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी हार्ड. तो उनको एटलीस्ट वो कनेक्शन मिल पाए, उनको एक जगह पे वो शोकेस कर पाए अपनी चीज़ें. उनके जैसे बाहर की कंट्री में डेमो डेज होते हैं, तो वैसे टाइप्स हम प्लान करेंगे कि भाई बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट को बुला के, इन्वेस्टर्स को बुला के, जो जिनके प्रोडक्ट्स बन गए उनको डेमो डे दिया जाए, वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने. इस टाइप की चीजें हम करना चाहते हैं. बिकॉज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये देखोगे कि हम खाली रिसर्च नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अपस्ट्रीम रिसर्च एंड ट्रांसलेशनल. बिकॉज खाली रिसर्च करके आप अपने वो रिसर्च पेपर पब्लिश करे जा रहे हो, उसमें इंडिया फेडली आ गया, रिसर्च पेपर खूब पब्लिश होते हैं, तो उससे कुछ निकलता नहीं है. तो आप रिसर्च करें, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाएं और उसको लेके जाएं. And actually, one of the biggest, realizations, and I give this credit to my friend Shriram, who's also founder of a big crypto project called EigenLayer, is that he actually summarized it very well for me. I always knew it, but he summarized it so well. He said that, if you want to have impact on the world, actually focusing on the commercial outcome lets you to do a much bigger impact than if you are focused only on impact. और ये इंडिया में एक कल्चरल बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ, कि हमारे यहाँ मे बी वी आर कमिंग फ्रॉम अ सोशलिस्ट बैकग्राउंड. फर्स्ट 50 years of our this thing we were primarily socialist, right? Only now we are like still semi capitalist. तो इंडिया में ये जो मनी और ये वाली चीजें जो ये थोड़ा सा फ्रॉन्ड अपॉन किया था. रिसर्च कर रहे हो तो प्योर रिसर्च कर रहे हो आप, है ना, उसमें बिल्कुल आप गरीब होने चाहिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल है ना कि भाई यार ये तो कुछ नहीं, मतलब है तो बस वो निस्वार्थ ये वाला काम कर रहे हैं. और उससे ना इम्पैक्ट आता नहीं, निस्वार्थ इम्पैक्ट कर रहे हैं, उससे कभी भी इम्पैक्ट मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबली. आप देखो अफ्रीका में जाके उन्होंने जो काम किया है मलेरिया और बहुत सारी टाइप की डिजीज रिमूव करने में, और आपका पोलियो के अगेन जो उन्होंने पोलियो में जितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, ऐसी बहुत सारी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उनका दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन. और अगर वो बिल गेट्स के बाद खुद के पास 10-20-50 लाख रुपए का आदमी होता है, वो इस लेवल का इम्पैक्ट थोड़ी ड्राइव कर पाता. ही फर्स्ट क्रिएटेड अ कमर्शियल आउटकम फॉर हिमसेल्फ एंड देन राउटेड दैट मनी बैक इनटू द इम्पैक्ट स्पेस, राइट. और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ सारे स्टार्टअप से. आई डोंट एक्सपेक्ट द स्टार्टअप्स टू बी कि वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव में कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट एग्जिस्ट एंड दे डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड. They should do the research, they should make big companies out of them, have that money, and then flow it back into the impact world. And that is how India is going to, become the $10-20 trillion economy. And also we are going to become a developed country where our startup people are, able to have commercial impact, and then they bring it. और इंडिया में ये हमारे नेचुरल उसमें है, हमारे नेचुरल DNA में है. कोई भी आदमी once they end up making money, आप किसी भी आदमी देख लो, मैं आपसे भी बात करूं, आप भी अपना X अमाउंट ऑफ मनी डोनेट करते ही होगे किसी ना किसी फॉर्म में, अपने लोकल एरिया में करते होगे. मैंने बहुत ही कम लोग इंडिया में देखे जो कहीं भी कुछ भी डोनेट नहीं करते. वो हमारा कल्चर है, DNA में हमारे, है ना. तो
द पॉइंट इज कि ये जो स्टार्टअप्स हैं अगर ये बड़ा आउटकम लेके आएंगे तो दे ऑटोमेटिकली विल फ्लो इट बैक इनटू द मनी। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो परचेजिंग पावर 1000 लोगों को सैलरी दे रहे होंगे और वो 1000 लोग जो है वो मनी इंडिया की इकोनॉमी में आ रही होगी ना। तो आई एम वेरी 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 फोकस्ड कि आई डोंट वांट टू डू फ्री फिलैंथ्रोपी, ये फ्री पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो मैंने करके देख भी लिया। मतलब ये इसमें हमने बोला 3-3 लाख राशन और ये वो, उससे कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आने वाला। आई वांट पीपल टू बिकम capable of doing their own things. They become big businessmen themselves, generate a big commercial outcome for themselves, and many of them will end up, putting that money back in. इस सब में एक अगेन बहुत ही रिमार्केबल बात यह है कि उनके पूरे सक्सेस का रीजन ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट होगा, बट ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट का कोई स्टेक नहीं होगा उसमें, बिल्कुल, विच इज रिमार्केबल, आई मीन अनहर्ड ऑफ, नेवर। आई डोंट अग्री विद दिस कि ये ऐसा पहले नहीं हुआ है कभी भी, ऐसा बहुत जगह होता है बट वो हाईलाइट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं ना यार, मतलब आप इंडिया में आप कह लो कि जो भगत सिंह है वो उनके इम्पैक्ट से हमें आज़ादी मिली, वो तो बेचारे 31 में ही चले गए। तो ऐसा नहीं कि हम कोई ह्यूमैनिटी में फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ करें। ह्यूमैनिटी में सभी लोग ऐसा, बहुत सारे लोग जो बड़े लोग हैं, दे सफ़र थ्रू आउट देयर लाइफ्स टू डू समथिंग जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों को मिलता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होते उनकी एज में, राइट? उनको लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं, वो बाद में जब उनका इम्प्रूव होती है थ्योरीज तो वो उसका इम्पैक्ट अप्लाइड साइंसेज में आता है। तो ऐसा मतलब हमें वी शुड नॉट फील एनीथिंग स्पेशल अबाउट इट कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग कर चुके हैं और इट्स एवरीवन्स ड्यूटी टू डू इट, टू बी ऑनेस्ट। डॉक्टर गौरव, एक थोड़ी जर्नी समझना चाहूंगा, ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट व्हेन इट स्टार्टेड वर्सेस नाउ। Explaining the concept has gotten easier, people understand what you're doing, versus when you went to people for the first time कि हम पैसे लेकर आए आपकी रिसर्च फंड करने। बिल्कुल, स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट था, एज क्रिप्टो का एंगल जुड़ा हुआ है और इसमें किसी को पहले पता नहीं था तो बहुत रिलक्टेंस थी। पर जैसे कहते हैं ना कि कारवा बढ़ता गया समय के साथ साथ, एक इंस्टीट्यूट से चालू हुआ, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट ने भी उसको एक्सेप्ट किया। अब तो हम लोग जो बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे DBT है, DST है, इन सारे इनके जो फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं इनको भी फंड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक LOI साइन किया है बायरेक के साथ, एंड बायरेक इज़ द बिगेस्ट ग्रांट गिविंग बॉडी टू स्टार्टअप्स, जिसके साथ हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप 3 to 4 मिलियन का इन्वेस्ट। एंड सेकेंडली वी जस्ट हैड अ डिस्कशन विद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जिसमें हम PMO के साथ ANRF नाम का फंड है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें हमारे डिस्कशन चल रहा है कि वी वुड लाइक टू डोनेट टू देम एंड इट्स टेकन वेरी पॉजिटिवली करेंटली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं हु आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेरी वेल, और हम उनको भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और हम उनके साथ भी काम करना चाहते हैं कि हमारा मेन लक्ष्य है पूरा देश का एटीट्यूड बदलना रिसर्च के प्रति। नहीं, इसमें तो बिग शाउट आउट टू बी गिवन टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आल्सो, दैट ही अंडरस्टैंड दिस पार्ट, like they are trying, because India is such a big country, driving ground level impact takes time, but he understands this part that India has to grow on the research part, and I would say that on some part that inspiration also comes from him, that कि वो सोचते हैं कि ऐसा यार इंडिया को अगर नंबर 1 बनना है ना वापस से जाके, या नंबर 1 नंबर 2 छोड़ो, दैट्स अ जीरो सम गेम, बट अगर इंडिया को वापस से अपनी जो विश्व गुरु वाली की नॉलेज में हम सबसे ऊपर है, वो तभी जाएंगे जब हम इनोवेशन पे फोकस कर पाएंगे। बिग शाउट आउट टू आवर गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो, एंड होपफुली वी आर आल्सो एबल टू कंट्रीब्यूट इन दिस। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही सुंदर स्लोगन दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है व्हाट इज द नीड ऑफ रिसर्च इन इंडिया फॉर बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। उस स्लोगन को ही हम लोग अपना मोटो बनाए हुए हैं और उसी को लेके हम आगे अपने रिसर्च को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। I mean, I am also a very big fan of our Prime Minister. When in 2014 he became the Prime Minister, he said something which I try to live by, and he said कि कुछ बनने की चाह मत रखो, कुछ करने की चाह रखो। That's like for any entrepreneur, especially जिन्होंने जो थोड़े एक लेवल पे आगे पहुंच चुके हैं ना, वो everybody जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो हायरार्की में ऊपर पहुंचते हो, तो आपको समझ में आता है ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, कितनी अच्छी स्टेटमेंट है कि आप फोकस इस पे करो कि यार क्या अच्छा करना है लाइफ में, और बाकी बनने की चाह वो सब बाय प्रोडक्ट है। बिग फैन ऑफ मोदी जी। हमें फिर से वही बात है कि हमें पूरे देश में रिसर्च के लिए एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आज की डेट में हमारे यहाँ रिसर्च कितनी होती है, हम विश्व में 3रे नंबर पर हैं। अगर US और चाइना के बाद सबसे रिसर्च पेपर बाय रिसर्च पेपर, हाँ, बाय रिसर्च पेपर हमारे पब्लिश होते हैं।
पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम उस रिसर्च को देखते हैं 2 एंगल से कि या तो हमारे प्रमोशन के काम में आएगी या फिर हम कहीं जब जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो हमें नहीं, वो तो टारगेट मिला हुआ होता है, टारगेट मिला हुआ होता है कि भाई 5 करने हैं आपको, साल के 5 जाने चाहिए और 3 जाने चाहिए, तो 2 जाने चाहिए, करने ही है। इसी में रह जाते हैं। दूसरा जो रिसर्च को लेके हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बच्चा जो +2 करके निकलता है, 12 करके निकलता है, वो तो 2 ही ऑप्शन देखता है, या तो मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। वो इस बारे में सोचता ही नहीं कि उसको एक साइंटिस्ट भी बन सकता है जिसमें काफ़ी रिस्पेक्ट है और जो काफ़ी इनोवेटिव वर्क है, जिससे काफ़ी समाज का भला हो सकता है। तो वो जो रैट रेस है ना डॉक्टर बनने की और इंजीनियर बनने की, उसकी वजह से भी हमारा रिसर्च बहुत हैम्पर होता है। बेस्ट ऑफ द माइंड्स जो हैं वो इसी सेक्टर में चले जाते हैं। अब आप ये देखिए, जैसे सर अभी डिस्कस कर रहे थे, बीटेक के बाद कितने लोग एमटेक करते हैं और कितने पीएचडी करते हैं। नहीं तो अगर समराइज करना हो ना कोर को, तो मेक साइंटिस्ट सेक्सी अगेन। That's what Blockchain for Impact is doing. बीटेक वाले तो तब भी एमटेक कर लेते। आप एमबीबीएस वाले का कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, पूरे देश में गिने चुने नंबर होंगे। हाँ, मतलब लड़कियों को लगना चाहिए कि यार ये लड़का साइंटिस्ट है, इसने अगर कुछ ट्रांसलेशनल रिसर्च कर दी, प्रोडक्ट बन गया, तो ये तो भाई $1 बिलियन कंपनी बन जाएगी। तो फिर वो जब अपने जिस दिन वो इंडिया में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालने लग गया ना साइंटिस्ट एंड ऑल, वो कूल हो गया, देन वी विल बी सक्सेसफुल। लवली, राइट। और इसमें और भी एंगल्स हैं। एक तो जो हमने बात करी कि आपस में बात नहीं करते, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, ऊपर से और सुपर स्पेशलाइजेशन बनते जा रहे हैं कि आपका ये स्पेशलाइजेशन उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो आप क्रॉस थिंकिंग कर ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ ड्रॉबैक है। इसके अलावा एक चीज मैं टर्म यूज करूंगा जो मेरे अभी प्रोफेसर डिस्कशन में बोली, एकेडमिक इनब्रीडिंग इन इंडिया। आपका स्टूडेंट है, उसने आपके अंदर पीएचडी करी, आपने उसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया, आप ही के उसी को फैकल्टी लिया, और इससे क्या होता है, आपका जो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, जो बाहर के स्टूडेंट्स आके आपके यहाँ ज्वाइन करते तो कुछ नया लेकर आते, वो सब मिटिगेट हो जाता है। तो जो एकेडमिक इनब्रीडिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है हमारे इस पूरे सिनेरियो को रिसर्च के। जैसे कोरिया का एग्जांपल ले ले, कोरिया ने एक स्टार्ट किया था कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें बच्चे यूएस यूके जा रहे हैं, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। इससे इकोसिस्टम को, रिसर्च को बहुत हेल्प मिली। हमें अभी ऐसे इनिशिएटिव की जरूरत है जिसमें हम बाहर की दुनिया को भी अपने साथ इंटरेक्ट कराएं जितना ज़्यादा हो सके। और मोदी जी, एक बात उनको क्रेडिट जरूर देनी होगी, रिसर्च की इंपॉर्टेंस वो जानते हैं बहुत कि वो रिसर्च कैसे हमें वर्ल्ड की डेवलप्ड सुपर पावर बनाएगा। हाँ, नहीं, उनको पता है कि अगर इंडिया को हमें वहां जहां लेके जाना है ना, सुपर पावर बनाना है, तो वो रिसर्च और इनोवेशन के बिना नहीं होगी। हम ये सर्विसेज इंडस्ट्री में रह के और बेसिक चीजें करके हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इनोवेशन में आगे जाना ही पड़ेगा। तो I think he is already putting a lot of focus. I hope that we are also able to give some contribution to that initiative of his. Dr. Gaurav, your take on where we stand as in the field of research and how can we match the global superpowers? Like I said, attitude change की ज़रूरत है। हमें साइंस के रोल मॉडल्स चाहिए, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए रोल मॉडल्स चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि 12th में आप जाके सर्वे करिए कि कोई बच्चे ये पूछे कि 5 हमें बायोमेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट के नाम बता दो इंडिया के प्रोमिनेंट, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मुश्किल से एक भी नाम निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो रोल मॉडलिंग नहीं है हमारे, वो एब्सेंट है। हमें ऐसे रोल मॉडल्स चाहिए जिनको देख के बच्चे साइंस की तरफ झुकें और रिसर्च की तरफ जाएं। एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा, हमेशा से फंडिंग इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। जितना फंड किसी चीज़ में डाला जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट निकलता है। एटीट्यूड चेंज तभी होता है जब लोगों को दिखता है कि हाँ, इसमें एम्पल मनी है और इससे मैं जाऊंगा तो आई विल हैव अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज। ये बड़ी सही बात बोली आपने ना कि भाई ये जो हीरोज बनाना ना, उनके हीरोज, उनकी मार्केटिंग कोई अगर करे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मुझे बता रहा था कि भाई ऐसा, मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, राइट, सेम टाइप के लोग हैं, एवरीबडी इज सेम, बट ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स निकलते हैं और इंडिया से, खैर अब ये जो आई है जहीर खान के बाद वाली जनरेशन है, उसमें बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हमारे बुमराह जो भी आए अब आने शुरू हुए, राइट, बिकॉज इससे पहले वाली जनरेशन में थोड़े बेटर वाले थे, ईशांत शर्मा और ये सब कुछ। तो वो दैट डिपेंड्स ऑन रोल मॉडल्स अ लॉट, कि वहां पर जब वो ग्रो अप हो रहे हैं तो उन्होंने देखा हुआ इमरान खान और आपने ये अपना शोएब अख्तर, वकार यूनिस, तो उनको देख के जब वो ग्रो हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रोल मॉडल सेट होते हैं, आप उनके बराबर जाना चाहते हो, उनसे आगे निकलना चाहते हो। वो इंडिया में साइंटिफिकली, आप बायोमेडिकल साइंटिस्ट छोड़ो, मैं अगर आज की डेट में अपने से पूछूं कि इंडिया का टॉप साइंटिस्ट कौन है, तो मैं आंसर नहीं कर पा रहा। किसी भी फील्ड का छोड़ो, थियोरेटिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमेडिकल, कौन है इंडिया का टॉप साइंटिस्ट, मेरे को नहीं दिमाग में आ रहे। वो मेरे ख्याल से एकेडमिया में इन लोगों को पता होता है कि हमारे कौन टॉप रिसर्चर्स हैं। तो हाउ कैन वी ब्रिंग देम आउट एंड
maybe this is actually, this sparks a food for thought in my mind ki how can we do like marketing for them where they are highlighted, they are celebrated and everybody gets to know about them. But of course there are like जो हम इसरो में जो हमारे इसरो के हेड हैं उनके नाम आते रहते हैं सब कुछ, बट वो दे आर नॉट हाउस होल्ड नेम्स. हाउ कैन वी मेक देम हाउस होल्ड नेम्स? जेसी बोस है उस टाइप के जो थोड़े बहुत जिनको लोग जानते हैं, पर वैसे हम मॉडर्न लिविंग हमारे वो साइंटिस्ट क्यों नहीं है जिनको पब्लिक जानती है? तो वो हमें कुछ करना चाहिए उसके ऊपर. कुछ थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे बैठे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, अगर ऐसे ही पॉडकास्ट आगे होते रहें और यहाँ पे एक प्रोमिनेंट रिसर्चर्स बैठे हैं और बच्चे जो डेली रील्स देखते हैं 50 तरह की, उसमें ये रील्स भी इंक्लूड हो जाएं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रमोशन फॉर ओवरऑल इंडस्ट्री एंड फॉर बीइंग अ रोल मॉडल. यूएस में देखो ना, आपकी जो मिचियो काकू है उनको लोग जानते हैं, ठीक है. आपके नील डिग्रास टाइसन है उनको लोग जानते हैं, ब्रायन ग्रीन को जानते हैं, रॉजर पेनरोज को जानते हैं. लेकिन हमारे कौन से साइंटिस्ट है? तो ये मैं सोच रहा हूँ कि यार ये दिस शुड बी सॉल्व्ड. This should be an easier solve. Actually, this is a good idea in my mind. I have something in my mind. Let's try to do something. One thing we are also discussing currently is a Nobel-like prize for India. This Nobel Prize मिलता है all over the world scientists को. We are envisioning a Nobel Prize for India itself, जिसमें जो top researchers हैं जिन्होंने open source research करी है public की भलाई के लिए, we give them money that is equivalent to a Nobel Prize. संदीप, रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए. आपने स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रोल मॉडल्स को अगर आप देखें, वो रिकग्नाइज फिगर्स हैं. और साइंटिस्ट में प्रेजेंट जनरेशन में सबसे रिकग्नाइज फिगर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बिकॉज ही बिकेम द प्रेसिडेंट, ही लेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर अस. वो रिकग्निशन थोड़ी मिसिंग है, वो कैसे सॉल्व करोगे? मेरे पास अभी एक तो रिकग्निशन वाला पार्ट है और उसके अलावा 2-3 और रिकग्निशन वाला तो मेरे को जस्ट अभी एक स्पार्क हुआ कि यार ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. मतलब नाउ जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट ओनली, आई थिंक नाउ हाँ अब आई विल थिंक ऑन दैट कि इसको हम कैसे स्पेसिफिकली सॉल्व करें. लेकिन जैसे डॉक्टर कलाम की आपने बात की, तो आप खुद सोचो कि मेरे ख्याल से इजीली कम से कम नहीं तो 10,000 बच्चे होंगे जो कि पढ़ने में तेज होंगे और उनका ये होगा कि यार मेरे को डॉक्टर कलाम की, एट वन पॉइंट इन टाइम whoever was from साइंस साइड he would have thought कि यार मेरे को भी डॉक्टर कलाम की तरह बनना है, राइट. अब मेरे जैसे लोगों ने भी सोचा वो बात एक टाइम पे, राइट. जब मैं 11th-12th में था, तो वो रोल मॉडल दैट आई वाज जस्ट मेंशनिंग, रोल मॉडल होना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक ये काम हम इजी, दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट कि इंडिया में बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट है, बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट हैं. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इंडिया कैसे चाइना और यूएस के बराबर जाएगा. मैं उनको पता क्या बोलता हूँ कि यार इंडिया का भी बात करते हैं, बट इंडियंस ऑलरेडी वहां पे हैं. अगर आप इंडियंस एज अ नेशनैलिटी या इंडियन डायस्पोरा की बात करोगे तो वी विल ऑलरेडी बी अमंग द टॉप रिसर्च पीपल. बट इंडिया एज अ कंट्री अभी वो नहीं आ पा रहा. तो मतलब हमारे लोगों में वो स्किल है. इसका मतलब क्या लैकिंग है कि शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद वो रिकॉग्निशन या वो कल्चर या रोल मॉडल्स ये हमारे पास नहीं है. और ये these things should be easier to solve, right? We have people, these things need to be solved. तो उसके लिए मेरे पास 2-3 बड़े अभी आइडियाज हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करना चाहता हूँ. तो 3 बड़ी चीजें हैं. सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी मैंने ये सोचा है कि आई वॉन्ट टू लॉन्च अ नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया, राइट. कि जो इंडिया से नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर, ऑब्वियसली just by the amount of population, Indian amounts of researchers we have, Indians will also get that prize. But a Nobel Prize which originates out of India and it's given globally, जिसके लिए लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट जब वो प्रोग्राम हो रहा हो तो वो यहाँ आए, इंडिया विजिट करें और उनको इंडियन लोग भी मिले, उनसे वो कल्चर डेवलप हो धीरे धीरे. एक पार्ट मेरे दिमाग में ही है. दूसरा मैंने ये सोचा है कि जो प्रोफेसर वीसी टाइप का एक मैं फंड खोलूं जो कि सिर्फ इंडियन टॉप कॉलेजेस में या इंडियन कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के वेंचर्स को फंड करता है. प्रोफेसर तो उनके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं. बट वो एंड देन जो तीसरी चीज है वो ये है कि ये जो पीएचडीज की जो रेन्यूमरेशन है वो इतनी कम है कि जो हमारे टॉप स्टूडेंट हैं, अभी एक यूट्यूबर है, उनका नाम समथिंग मंगल करके है, वो यूट्यूब लिंक भी आप डालना इसमें. तो उन्होंने बनाया था कि वेयर आर इंडियाज IIT JEE's टॉप 10 पीपल, या वो टॉपर्स कहाँ हैं IIT के. और उन्होंने पिछले 20 साल की हिस्ट्री निकाली थी. तो उसमें से आई थिंक 10% ही इंडिया में है, बाकी सब बाहर चले गए. तो वो करी उन्होंने भी जाके बाहर PhD. तो एक तो चलो वो MIT और उन सब में जहाँ पे उनको उस टाइप के लोग मिले, वो इसलिए गए कि भाई मैं बाहर के लोगों के साथ रिसर्च कर पाऊँ. तो एक वो पार्ट है कि आपके अराउंड जो
सर्कल है आपका वो किस टाइप का है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एंड सेकंड पार्ट इसकी जो रेन्यूमरेशन है वो इतनी कम है, 40-50 हज़ार रुपए में उनको, तो अगर उनको एक डिसेंट अपनी एक कंपेरेबल सैलरी मिलने लगे while they are doing their PhDs, like इंडिया के टॉप 50 टॉप 100 PhDs को अगर हम वैसे सपोर्ट करने लगे, और उनको कुछ ऐसा फॉरेन उनके लिए जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम या फॉरेन का कुछ ऐसा कि वो 6 महीने अपनी रिसर्च या 1 साल बीच में बाहर जाके रिसर्च कर पाए जहाँ पे उनको वो कल्चर मिले, ये तीसरी प्रॉब्लम है, तीसरा जो सोल्यूशन है जो हम काम करने वाले हैं इस पे। और ये 3 हमारे की फोकस एरियाज रहेंगे इंडिया में वो कल्चर लाने का, बिकॉज वी रियलाइज कि मैं बोला ना कि हम अपस्ट्रीम जाना चाहते हैं, बट अपस्ट्रीम में भी जाके हमने सोचा कि चलो रिसर्च को फंड करते हैं, बट हमें समझ में आया कि नहीं रिसर्च को भी फंड नहीं करना हमें, अभी रिसर्च तो चलो ठीक है हो रही है, बट हमें रिसर्च के कल्चर को फंड करना है। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर वी आर ट्राइंग टू हिट राइट नाउ। नहीं, कांग्रेचुलेशन संदीप, डॉक्टर गौरव, कांग्रेचुलेशन इसलिए कि जो आप कर रहे हैं इट डिजर्व्स ऑल द प्रेज, इट डिजर्व्स ऑल द लॉरेल्स। मैंने ये प्रोजेक्ट आपका इतना पैशन प्रोजेक्ट है, उसको आप इस लेवल पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एक कल्चर ऑफ रिसर्च बिल्ड कर रहे हो, और बायो मेडिकल फील्ड में एक इंडिया को वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु एज आवर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर वांट्स द कंट्री टू बी, उस फील्ड में आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस जर्नी में। तो आई विश बोथ ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने एक इंटरेस्टिंग एज ए क्लोजिंग थॉट आपने बोला कि बड़ा पैशन प्रोजेक्ट है। हाँ, ये पैशन और एक्चुअली मुझे पता है कि मेरे ना 2-3 वीसी इन्वेस्टर्स हैं। एक वीसी इन्वेस्टर प्रतीक, मतलब मैं उनकी आई हाईली रिस्पेक्ट हिम एंड आई कंसिडर हिम टू बी द बेस्ट वेंचर कैपिटल इन इंडिया, एंड ही वाज सेइंग कि व्हाट इज स्पेशल इन मी, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड speciality in them, and I think I'm most of the things I'm very average, but he said that meeting you I realized that business can also be done with passion and emotions, right? Like he said that previously I used to think यार ये venture में emotions नहीं आने चाहिए बीच में, it should be cutthroat, but वो मेरे अंदर शायद ये वाला चीज है। तो I think this also reflects in blockchain for impact also, because it's a emotion project, like not even passion भी बड़ा word हो गया, it's a emotions based project, and that is how my companies are also, they are very emotions based। तो नहीं, एंड ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट एज वेल, आपका इमोशन इट कम्स अक्रॉस, आपसे जो ये कॉन्वर्सेशन रहा, इट इज हार्ड टू मिस, इट शोज योर पैशन, इमोशन। सो कांग्रेचुलेशंस, आई विश बोथ ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।